ओके, वेलकम डियर, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम सभी कवर करने वाले हैं आपका क्लास 5, है ना। क्लास 5 का कंप्यूटर सब्जेक्ट को देखेंगे आज। तो क्लास 5 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में यदि मैं देखूं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज और देखेंगे कैसे कैसे क्या इवोल्यूशन हुआ इन कंप्यूटर हिस्टोरी, और एक एक कंटेंट को कवर आउट करने के बाद इस चैप्टर का जो लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि पार्ट ए, बी और सी में है ना। टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो ये सारे के सारे हम पार्ट को कवर करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? यदि रेडी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस आई एम रेडी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बट बिफोर स्टार्ट दिस सेशन आई वांट टू इन्फॉर्म यू, यदि आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करनी है। और यदि अपना कुछ सजेशन देनी हो या कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करनी है, मैं उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन दूंगा। और प्लस यदि आप चाहते हैं किसी तरह का कंटेंट और आए तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एज अ सपोर्ट। ओके, चलिए तो आज का हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन इट। चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आविष्कार हुआ कंप्यूटर का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यदि मैं देखूँ तो ये इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है कि कंप्यूटर पहले होता क्या है बेसिकली, है ना। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर क्या एक तरह का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी इजी से इजी या तो क्रिटिकल से क्रिटिकल कोई भी क्वेश्चंस हो तो उस क्रिटिकल क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यदि मैं देखूँ तो आज के डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है और ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में आपका कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। चाहे आप टीचिंग में ले लें, एजुकेशंस में ले लें, या फिर मेडिकल में ले लें, डिफेंस में ले लें, बैंकिंग हो गया, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ई कॉमर्स हो गए, लाइफ स्टाइल हो गया, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ऑल टोटल यदि मैं देखूं तो हर एक वर्ल्ड में हर एक पर्सन कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज़ अपने डेली लाइफ में पर डे कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं जिस प्रकार हमारे पार्ट ऑफ बॉडी में हैंड्स, लेग्स, स्टोमक एंड आइज़ एंड ईयर है, उसी प्रकार हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है कंप्यूटर। यानी कि बिना कंप्यूटर का तो लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, तो सही तरीक़ा से इजीली हम मैनेज नहीं कर पाएंगे बिना कंप्यूटर की सहायता से। तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यही एक बेसिक नीड है जिसकी वजह से पूरी दुनिया क्या करती है, तो कंप्यूटर का यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम को क्या करता है, आसान बनाता है, ईजी टू यूज़ हो जाता है। तो यदि मैं देखूँ तो स्टार्टिंग इसका कैसे हुआ, ये मशीन तो पहले नहीं था, पहले तो इंसान भी ऐसा नहीं था जिस तरह से आज हम देख पा रहे हैं। तो फिर जिस प्रकार से इंसान का जैसे हमने देखा कि एवोल्यूशन हुआ, काफ़ी सारी अलग अलग स्टोरी है ना। और आज के डेट में हमारा क्या हो चुका है कि इंसान के जैसा ही हूबहू एक मशीन भी बन चुका है जिसको बोलते हैं रोबोट। यानी कि पहले क्या था, इंसानों के पास एक छोटा सा डिवाइस भी नहीं था, वो किसी तरह औजार का यूज़ करता था, पत्थर या कुल्हाड़ी वगैरह का, और उसका यूज़ करके अपना किसी तरह से लाइफ को सर्वाइव करता था। बट आज के डेट में यदि मैं देखूँ तो एक ऑनेस्ट पर्सन के पास एक स्मार्टफोन भी होता है, और साथ ही साथ उसके पास यदि मैं देखूँ तो काफ़ी सारे ऐसे एआई टूल और टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिसकी हेल्प से वो क्या कर पा रहा है, तो एक ऐसा हूबहू अपने जैसा एक ह्यूमन को भी क्रिएट कर पाता है एज अ मशीन। यानी कि जिस प्रकार इंसान की एक्टिविटी होती है, जिस तरह इंसान करते हैं, उसी तरीके से उसने क्या किया, अपना हूबहू एक रोबोट भी तैयार कर दिया। तो यहाँ से लेकर के मैं देखूँ रोबोट तक का सफ़र तो कैसे क्या रहा उसको हम आज देखेंगे, कि शुरुआती से लेकर के रोबोट तक। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट होती है हमारा 1930 के बिफोर, कि सबसे पहले लोग जब कैलकुलेटिंग का यूज़ करते थे, कैलकुलेटिंग डिवाइस का जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए, तो सबसे पहले वो लोग किसी न किसी स्टोन का, पेबल्स का या स्टिक का यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। ठीक है, आज भी देखते होंगे आप लोग, जो पुराने दादा परदादा वगैरह होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, किसी न किसी स्टोन का यूज़ कर लेते हैं जल्दीबाजी में, है ना। क्योंकि उस सबको शुरुआती में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय उसी चीज़ का वो सब यूज़ क्या करते थे, और उसी चीज़ का वो सबके पास प्रैक्टिस है।
तो इसलिए अधिकांश वो सब क्या करते हैं, स्टोन का ही यूज़ कर लेते हैं। पहले भी किया जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि 1930 के आसपास में एक चाइना में एक व्यक्ति था, उन्होंने एक डिवाइस डेवलप कर दिया जोड़ और घटाव के लिए, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जिसका नाम है एबाकस। वो व्यक्ति कौन था? तो व्यक्ति बेसिकली एक तरह का चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। एक बार उसको ऐसा लगा कि हमारा भेड़ बकरियों की संख्या कम हो रही है, कहीं जंगली जानवर तो नहीं खा जा रहे हैं। तो उसको लगा कि हम चलो इसको काउंट करना स्टार्ट कर देते। तो काउंट करने के लिए उसको स्टोन में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हो जा रही थी, क्योंकि स्टोन तो यदि किसी पैकेट में रखेगा और यदि कहीं से निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाती थी कैलकुलेटिंग में। तो उसने वहाँ पे क्या किया, एक चरवाहा ने सबसे पहले एक एबाकस नाम का एक डिवाइस बना दिया, जिसके थ्रू उसने ऐड और सब्ट्रैक्शन किया, यानी कि जोड़ और घटाव। तो कैसा होता था एबाकस? तो एबाकस बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसमें हम काफ़ी सारे बबल्स का यूज़ करते थे, छोटे छोटे, है ना। और उसका यूज़ करके हम क्या करते थे कि कुछ अलग अलग बबल्स को अलग अलग यूनिट डिफाइन कर देते थे, और उसी के बिहाफ पे हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। जैसे कि इसका यदि मैं देखूँ तो इसका वैल्यू मान लिया जाता था कि ये यूनिट है, फिर ये 10 है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इस तरीके से क्या होता था, अलग अलग जो लाइनिंग्स हैं, बबल्स हैं, उसका अलग अलग वैल्यू हो जाता था। ठीक है, यदि मैं इसमें से एक बबल लूँ तो इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन यदि इसमें से एक बबल ले लूँ तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। इसमें से यदि एक ले लूँ तो इसका 100 हो जाएगा, और यदि मैं तीनों ले लूँ तो 111 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, वह पहले कुछ इसका वैल्यू को डिफाइन कर दिया जाता था कि यदि हम इस बबल से लेंगे तो उसका इतना वैल्यू होगा, और उसके बाद फिर उसी तरीके का यूज़ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता था पहले के समय में। कब? तो अप्रॉक्स 1930 के आसपास में। बट आज के डेट में इसका यूज़ नहीं होता, बिकॉज उससे अच्छा तो हमारे पास कैलकुलेटर आ चुका है, सबके पास स्मार्टफोन है, आसानी से जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेते हैं, जो भी करनी हो, और इजी हो जाता है, इसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, एवोल्यूशन हम जान रहे हैं, हिस्टोरी जान रहे हैं, तो इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि एबाकस किस तरीके से काम करता था। ठीक है, तो ये आपका हो जाता था एबाकस। ये शुरुआत में इन्वेंटेड किया गया था, किसके लिए? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इससे बिफोर किसका यूज़ करते थे? तो इस तरीके का हम यूज़ करते थे, स्टोन का, या फिर किसी का ना किसी स्टिक वगैरह का यूज़ करते थे। उसके बाद एबाकस आ गया। अब यदि मैं देखूँ तो एबाकस में क्या प्रॉब्लम थी, तो उसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हो पा रहा था, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे एक आता है हमारा बॉन्स। बॉन्स ने क्या किया बॉन्स कौन था? तो सिंपली एक नाम था एक वैज्ञानिक का, जिसका नाम था जॉन नेपेरियर। तो जॉन नेपेरियर नाम का एक मैथमेटिशियन था। उन्होंने 1617 में, ठीक है, क्या किया, तो सबसे पहले एक बॉन्स नाम का एक डिवाइस डेवलप कर दिया। उसका नाम ही था जॉन नेपेरियर। तो नेपेरियर बॉन्ड नाम का एक डिवाइस डेवलप किया। बॉन्ड इसलिए क्योंकि वो जो डिवाइस बनाया था वो किसी न किसी बॉन्ड का ही बना हुआ था, हड्डी का ही बना हुआ था। इस वजह से उसने नेपेरियन बॉन्ड नाम पर रख दिया उसका, और वो एक डिवाइस डेवलप कर दिया। क्या हुआ उसका फ़ायदा? तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा उस चीज़ में हम मल्टीप्लिकेशन भी कर पाते थे, यानी कि गुना भी कर पाते थे। तो एबाकस में क्या होता था? तो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होने लगा? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी होने लगा। कौन सा डिवाइस में? तो नेपेरियन बॉन्ड्स में। अब यहाँ पे तो हम मल्टीप्लिकेशन तक पहुँच गए थे, लेकिन हमारे पास डिवीज़न नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो डिवीज़न के लिए भी कि न कुछ ना कुछ आविष्कार करने की ज़रूरत थी, इनोवेशन की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे फिर एक आता है हमारा, एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था फ्रांस के बेलिस पास्कल। बेलिस पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे वो। उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस डेवलप किया जिसका नाम था पास्कलाइन। ठीक है, तो पास्कलाइन में क्या होता था, अलग अलग तरह का एक व्हील्स का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे इसने स्टोन का यूज़ किया, और इसने क्या इसका यूज़ किया, तो व्हील्स का यूज़ किया। किसने? तो बेलिस पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने। तो बेलिस पास्कल में क्या होता था, व्हील का यूज़ करके हम जोड़ घटाव गुना कर पाते थे, भाग अभी भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि बॉन्ड्स में हम बॉन्ड का यूज़ करके डिवाइस को डेवलप करते थे, और इसमें व्हील्स का यूज़ करके हम डेवलप नहीं किया। तो डिफरेंस मात्र इतना ही है, बाकी बात जो फंक्शन बॉन्ड्स में था वही फंक्शन हमारा पास्कलाइन कैलकुलेटर में भी था। बट अभी भी एक क्या थी कि जोड़ घटाव गुना तक तो सीमित ठीक था, हो गया, लेकिन भाग नहीं हो पा रहा था। तब वहाँ पे एक हमारा आता है लेबनिज स्टेप रैकनोर। ये एक तरह का डिवाइस आता है। इस डिवाइस को डेवलप करने वाला कौन है? तो एक तरह का जर्मन मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज, है ना। लेबनिज नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस को डेवलप किया, जिसमें हम क्या कर पाते थे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इसमें डिवीजन भी कर पाए, यानी कि भाग भी हम करना स्टार्ट कर दिए किसी न किसी मशीन की हेल्प से।
ठीक है, तो भाग सबसे पहले कौन सा डिवाइस लेके आया, तो उसका नाम था लेबनिज स्टेफ रैकनर। डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो गॉटफ्रीड विल्मन लेबनिज नाम का एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1672 में क्या किया, तो लेबनिज स्टेफ रैकनर नाम का एक डिवाइस डेवलप किया जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी कर पाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ तक तो हो गया हमारा जोड़ घटाव गुणा भाग, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा था, वहाँ पे उस चीज़ों को हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे, है ना। अब किसी को स्टोर भी तो करनी है। और यदि मैं देखूँ तो जोड़ घटाव गुणा भाग करना एक थोड़ा सा जटिल था, क्योंकि इसको पहले समझना पड़ता था मशीन को कैसे ऑपरेट करें। तो जो इसके बारे में जानता था वही उसका यूज़ कर पाता था और दूसरा पर्सन को यूज़ नहीं कर पाता था। काफ़ी क्रिटिकल होता था इसके बारे में समझना भी, और उसके बाद इसका यूज़ करना तो काफ़ी क्रिटिकल होता था। तो वहाँ पे एक हमारा आया एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया, एक एनालिटिकल इंजन डेवलप किया जिसकी हेल्प से हम एक मशीन में जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा अदर फंक्शन को भी ऑपरेट कर पाते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या लाया, एनालिटिकल इंजन लाया। ठीक है, कौन लाया, तो चार्ल्स बेबेज, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, इसलिए कह देते हैं क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन के साथ साथ एक और इंजन इन्होंने डेवलप किया था जिसका नाम था डिफेंस इंजन। ठीक है, डिफेंस इंजन क्या था, तो एक तरह का पहला, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें क्या हुआ था, किसी न किसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया था उसको ऑपरेट करने के लिए। यानी कि इससे यदि पहले मैं देखूँ तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऑपरेट करने के लिए। एक तरह का टोटल आपका मैकेनिकल था, है ना। मैकेनिकल कंप्यूटर है ये सारे, चाहे वो एबाकस हो, बॉन्स हो, या फिर पैस्कलाइन का कैलकुलेटर हो, या फिर लेबनिज का रैकनर हो, ये सारे के सारे मैकेनिकल थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला चार्ल्स बेबेज ने इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस को डेवलप किया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया। और जो मॉडल उसने उस समय बनाया था चार्ल्स बेबेज जी ने, उसी मॉडल का यूज़ करके आजकल का जो कंप्यूटर हमारा आ रहा है उसी मॉडल का कहीं ना कहीं यूज़ करके यहाँ तक हम इनोवेशन कर पाए। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी कि आज का जो मॉडल का जो सोर्स है वो सोर्स किन्होंने दिया था, तो चार्ल्स बेबेज जी ने ही दिया था। इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कौन थे वो, तो एक तरह का ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज। उन्होंने क्या क्या किया, तो एनालिटिकल इंजन डेवलप किया और एक डिफेंस इंजन को डेवलप किया। यहाँ तक तो ठीक था, डेवलप उन्होंने कर दिया, थोड़ा बहुत ईजी हुआ। लेकिन अभी क्या था, उसमें प्रोग्राम ऐड नहीं हुआ था। यानी कि अभी भी एक तरह से चल तो रहा था इलेक्ट्रिसिटी पे, बट उसमें प्रोग्राम नहीं था, यानी कि हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते थे। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम सेटअप करने की ज़रूरत थी। तो प्रोग्राम को बनाने वाली एक पहली लेडी आई जिसका नाम था अदा लोवनेस। तो अदा लोवनेस जी ने क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को फिट किया। इस वजह से इसे हम मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो अदा लोवनेस। और इसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो अदा लोवनेस को मदर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोल दिए क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम को इनबिल्ड किया, फिट किया। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने वाले सबसे पहला दुनिया में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट पर्सन कौन है जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया था कंप्यूटर के हिस्टोरी में, तो वो आपका हो जाएगा अदा लवलिस, मदर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर का प्रोग्राम, किसके सामने, तो पूरी दुनिया के सामने पहली बार। अब उसके बाद होता है जब प्रोग्राम डेवलप हो गया, अब उसको इंस्ट्रक्शन भी देना स्टार्ट कर दी। अब जब इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दिए तो माइंड में क्या हुआ, इंसान के माइंड में और भी क्वेश्चन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया कि यदि हम इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग कर पाते हैं इंस्ट्रक्शन देने के बाद, और यदि कुछ स्पेशल कमांड को कर पाते हैं, तो क्या और भी अदर फैसिलिटी में इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान का क्या होता है, माइंड खुराफात होता है, एक मिला के नहीं कि दूसरे के बारे में स्टार्ट हो जाता है कि यदि ये मिल रहा है तो वो भी होना चाहिए, ऐसे हो गया तो वैसे भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इंसान के माइंड में काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी होना स्टार्ट हो गया कि यदि कंप्यूटर इतना कर पा रहे हैं तो क्या हम इसमें और कुछ काम ऐड करवा सकते हैं, क्या वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो इस तरीके से आने लगा। तो लेकिन वहाँ पे सबसे पहला डिफ़िकल्टीज ये आ रही थी कि जो भी काम कर रहे थे, चाहे जोड़ घटाव गुणा भाग ही क्यों ना करें, वहाँ पे उस चीज़ों को हम स्टोर नहीं कर पाते थे। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था हरमन हॉलीरिथ। ठीक है, हरमन हॉलीरिथ कौन था, तो एक तरह का अमेरिका के वो साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने उन्होंने सबसे पहले एक टेबलेटिंग मशीन को डेवलप किया। ठीक है, क्या डेवलप किया, तो टेबलेटिंग मशीन कब किया, तो 1890 में। तो 1890 में क्या किया उन्होंने, सबसे पहले एक टेबलेटिंग मशीन किया डेवलप। उसका यूज़ उन्होंने सबसे पहले अमेरिका के एक चुनाव में किया था, इलेक्शन में किया था। उस चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कि जैसे आपने वोट दिया तो वोट देने के बाद किसको कितना रिकॉर्ड दिया गया वोट, और ऐड कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट कितना हुआ, तो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितने कितने वोट दिया और किसने कितनों
कितनों को वोट दिया, है ना। तो इस तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए हरमन होलीडे जी ने क्या किया था, तो एक तरह का टैबलेटिंग मशीन का डेवलप किया था। उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया, तो उन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था, और पंच कार्ड का यूज़ करके उन्होंने टैबलेटिंग मशीन का डेवलप किया, जिसके थ्रू हम सूचनाओं को, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर पाते थे। तो सबसे पहला उन्होंने ये काम किया, इसलिए हम मानते हैं कि हरमन होलीडे का कंप्यूटर के फील्ड में सबसे बेस्ट योगदान है ना। क्योंकि काम तो हो रहा है लेकिन वो स्टोरी नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा काम का। तो वो टेक्निक किसने दिया, उस टेक्नोलॉजी को किसने दिया, तो उस टेक्नोलॉजी को देने वाले हरमन होलीडे थे। कब दिया था उन्होंने, तो शुरुआत में 1890 में दिया था। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हो गया। अब क्या कर पा रहे हैं हम कंप्यूटर में, तो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, जो भी फंक्शन फैसिलिटीज़ है वो सारा यूज़ कर रहे हैं, और साथ में उसको स्टोर भी कर पा रहे हैं। यहाँ तक हमारा कंप्यूटर डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है एक्स्ट्रा फैसिलिटी की, एक्स्ट्रा फीचर की, जो एक इंसान के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या यदि जोड़ घटाव गुणा भाग कैलकुलेटिंग यदि कर पा रहे हैं, तो क्या अदर काम भी इस पर करवा सकते हैं। तो वहाँ पे अदर यदि काम करवाना हो तो उसके अंदर के मशीन की टेक्नोलॉजी को भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो इंसानों ने क्या किया कि उसके अंदर के टेक्नोलॉजी को, उसके अंदर की मशीन को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके जगह पे ये लगा के देखते हैं तो ये क्या काम करेगा, उसके जगह पे ये लगा के देखते हैं तो ये क्या काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अलग अलग समय में अलग अलग टेक्नोलॉजी को चेंज करता गया और उसका यूज़ करता गया। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होता गया तो उसी को बोलती है हम लोग ने कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या होता है कि इंसान ने क्या किया कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, अलग अलग तरह का डिवाइस यूज़ कर लिया। तो जैसे शुरुआत होती है 1938 से 1955, तो इसके बीच क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहला एक डिवाइस यूज़ किया था जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, तो वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा डिवाइस था, इक्विपमेंट था, जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर में ऑपरेशन कर पाते थे, कोई भी ऑपरेशन। जैसे कि सपोज कीजिए आपने एक देखा होगा, आपके घर में पुरानी टीवी होगी, तो आपका पुराना टीवी कुछ इस तरीके से शो होता होगा, है ना। आगे से आपको पिक्चर देखती होगी और पीछे से आप कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल नाम तरह का एक शेप होता होगा। और जब आप इसको ऑन करते थे तो क्या होता था, बीच में एक पॉइंट आता था और फिर वो फ्लक्स मारता था पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ जो पीछे जो डिवाइस लगा रहता था ना, उसी को हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, उसका यूज़ करके हमने क्या किया, फैसिलिटी को तो ऐड कर दिया कि हाँ वो काम कर पाता था। लेकिन वैक्यूम ट्यूब का जब इंसानों ने यूज़ किया तो उससे क्या उसको डिमेरिट मिला, तो पहला ये डिमेरिट मिला कि वो सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती थी क्योंकि ये गर्म हो जाता था ज़्यादा काम करने के बाद। और दूसरी चीज़, ये एक 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 इक्विपमेंट क्या था, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता था, और इस तरह का कोई एक दो इक्विपमेंट नहीं लगाया गया था, बल्कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया था। तो यदि इस तरह का हज़ारों वैक्यूम ट्यूब को लगा देंगे तो स्पेस भी बहुत बड़ा हो गया था, और इतना बड़ा हो गया था कि 2 कमरे का स्पेस ले लेता था, इनके साइड में भी बड़ा हो गया, गर्मी भी दे रही है, उसके अलावा काम का परफॉर्मेंस भी स्लो था। ठीक है, और अदर फैसिलिटी जो वो चाह रहा था कि और एक्स्ट्रा हम फैसिलिटीज़ में ऐड करें, तो वो फैसिलिटी भी उस पे नहीं आ पा रही थी। तो इस तरीके से कुछ डिमेरिट उसको लगा, तो उसने क्या किया, फिर उस वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह पे उसने क्या लाया, तो दूसरा टेक्नोलॉजी में लेते आया ट्रांजिस्टर। ठीक है, लेकिन यदि मैं देखूँ कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, तो उस कंप्यूटर का नाम याद रख लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें सबसे पहला कंप्यूटर आता है मार्क 1। ठीक है, मार्क 1 में क्या किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो। उसको 1944 में बनाया गया था हार्वर्ड आइकन के द्वारा। और फिर एक आया ENIAC, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, फुल फॉर्म हो जाता है ENIAC का। और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन में पूछता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आपको बतानी है ENIAC। किसने डेवलप किया था, तो उसको डेवलप करने वाले थे जॉन मैकी एंड प्रिस्पर इकर्ट नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इसका डेवलप किया था। कब किया था, तो 1946 में। उसके बाद एक और कंप्यूटर आता है जिसका नाम है यूनिवैक 1। तो यूनिवैक क्या था, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जिसको 1951 में डेवलप किया गया जॉन मैकी एंड प्रिस्पर इकर्ट के द्वारा। ठीक है, तो दोनों का दोनों कहीं ना कहीं एक ही साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन है, तो आपको बतानी है ENIAC, और बाकी बात फिर दूसरा कौन है, तो यूनिवैक। ठीक है, तो इस तरह का 3 कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा इराइज किया जाता है, मार्क 1, ENIAC और यूनिवैक। ये तीनों का तीनों आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। ये कब चला सेकंड जनरेशन, तो ये स्टार्ट हुआ था 1956 में और चला 1963 तक।
ट्रांजिस्टर में क्या होता था कि ट्रांजिस्टर का सबसे पहला एडवांटेज ये मिला कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे इसने स्पेस को कम कर दिया, क्योंकि छोटा सा एक पार्ट है, इसमें 3 लेग होते हैं ABC नाम का, तो बहुत ही छोटा सा इन्होंने स्पेस लिया। उसके अलावा परफॉर्मेंस को थोड़ा सा हाई किया, है ना, फैसिलिटी को भी ऐड करने की इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो ये काफ़ी सारे इसके एडवांटेज निकल गए, इस वजह से उसको रिमूव कर दिया गया और ट्रांजिस्टर का यूज़ कर लिया गया। और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ठीक है, पहले मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। यदि मैं देखूँ सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो वो कंप्यूटर था आपका IBM 700, IBM 1401 और NCR 300 सीरीज। ये तीनों का तीनों आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, बट यहाँ पे एक डिमेरिट ये लगा कि यहाँ पे भी यदि मैं देखूँ तो एक कंप्यूटर का जो साइज़ हो जाता था, एक पूरा का पूरा रूम तो वो नहीं लेता था, लेकिन हाँ, रूम में क्या होता था कि ज़्यादा कंप्यूटर को भी हम नहीं रख सकते थे, 1 या 2 ही कंप्यूटर को रख पाते थे। तो फिर भी स्पेस इसका थोड़ा सा ज़्यादा था, किसके कंपैरेटिवली में, तो थर्ड जनरेशन के कंपैरेटिवली में। तो वहाँ पे क्या किया, उसका साइज़ को कम करने के लिए, स्पेस को कम करने के लिए, और साथ ही साथ उसके ऑपरेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर को भी रिमूव कर दिया गया। उसके जगह पे लाया गया आईसी का, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कब आया, तो ये आया थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो आईसी क्या होता है, बेसिकली जो ट्रांजिस्टर जो था ना, उसी ट्रांजिस्टर को क्या किया, 10-15 ट्रांजिस्टर को एक साथ मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एक आईसी को डेवलप कर दिया गया, और उसी आईसी का यूज़ किया गया कंप्यूटर में। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि पहला तो स्पेस कम कर दिया, और दूसरा परफॉर्मेंस को हाई कर दिया। ठीक है, और थर्ड जनरेशन माना जाता है कि दुनिया के इतिहास में, यानी कि कंप्यूटर के इतिहास में यदि मैं देखूं, तो थर्ड जनरेशन एक ऐसा कंप्यूटर था जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जाना कि कंप्यूटर नाम का भी एक मशीन होता है जिसका हम यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक होड़ लगी पूरी दुनिया में कि हाँ, कंप्यूटर का डेवलप हो चुका है, कंप्यूटर ये सारा फ़ायदा होता है। तो शुरुआती जो इंट्रोड्यूस कराया दुनिया को, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ही था। पहले भी जानते थे लोग, लेकिन बहुत कम ही जानते थे। जो साइंटिस्ट थे, जो साइंस को जानने वाले थे, जो मैथ को जानने वाले थे, वही लोग जान रहे थे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड को जानकारी लग गई कि हाँ, कंप्यूटर नाम का एक डिवाइस डेवलप हो गया। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि ट्रांजिस्टर को आईसी में कन्वर्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो वहाँ पर आपको याद रखनी है JS किल्बी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला आपका ट्रांजिस्टर से ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट किया था। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन तो हो गया। अब आता है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या हो गया, तो फोर्थ जनरेशन आपका चला, फिर जब आईसी का आ गया था, तो आईसी से में क्या हो गया प्रॉब्लम कि वहाँ पे ठीक था, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही था, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसको और फास्ट करने थे, है ना। काम तो हो रहा है ठीक ठाक, लेकिन अब इंसान को क्या चाहिए, तो उसको फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस आईसी के जगह पे माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस ले आया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या होने लगा, तो आईसी के जगह पे माइक्रो प्रोसेसर जब आया, तो उससे क्या हुआ कि स्पीड बढ़ गई, परफॉर्मेंस बढ़ गई। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली आईसी का ही इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर में यदि मैं देखूँ तो काफ़ी सारे आईसी को इनबिल्ट कर दिया गया, एक कर दिया गया, और उसी से बना दिया माइक्रो प्रोसेसर। तो उससे क्या हो गया, तो साइज़ भी कम हुआ, परफॉर्मेंस भी हाई हो गया। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। और इसी फोर्थ जनरेशन का यदि मैं देखो तो आजकल हम सभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट आपका वॉच हो गया, स्पीकर्स हो गए, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। यदि मैं फोर्थ जनरेशन एग्जाम्पल देखूँ, तो फोर्थ जनरेशन में आपका यही हो जाएगा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन। और थर्ड जनरेशन में कौन कौन है, तो थर्ड जनरेशन में था आपका IBM 1130, IBM 360 और यूनिफैक 1108, ये आपका थर्ड जनरेशन में था। तो यहाँ तक हमने देख लिया फोर्थ जनरेशन। अब क्या हुआ कि अभी आज के डेट में यदि मैं देखूँ तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी आ चुका है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1989 से ही हो गया था। हम सब अभी फोर्थ जनरेशन का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने क्या हो चुका है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर भी आ चुका है। तो ये क्या है, तो जैसे कि हमने देखते हैं हम लोग कि आसपास में काफ़ी जगह पे रोबोट का भी यूज़ किया जा रहा है ना। तो रोबोट क्या है, तो रोबोट एक तरह का आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। वो एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसा मशीन है जिसमें AI का यूज़ करके ह्यूमन की एक्टिविटी को ही उसमें सारा का सारा प्रोग्राम कर दिया गया है। और जिस प्रकार एक ह्यूमन एक्टिविटी करता है, उसी प्रकार इंसान, एक मशीन भी क्या कर रहा है, तो एक्टिविटी कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो हमने देखा कि जितने भी जनरेशन है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3rd हो, 4th हो, कोई भी हो, सारे जनरेशन में क्या हुआ कि अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और इसी वजह से उसका अलग अलग नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपका था जनरेशन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो जाता है कि कंप्यूटर जितने भी होते हैं, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी जनरेशन का हो, वहाँ पे उसका अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। किसके बेस पे? तो कभी हम डेटा हैंडलिंग के बेस पे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो कभी पर्पज़ के बेस पे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो कभी वर्क के बेस पे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे कि मैं देखो डेटा हैंडलिंग, तो डेटा बेसिकली कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आपका टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर कुछ और है, 2 घंटे के बाद कुछ टेम्परेचर और हो जाएगा, है ना। तीसरे का टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होती, वो अप डाउन होते रहते हैं। उसी प्रकार यदि मैं देखूँ भूकंप जब आती है तो उसका स्पीड भी कोई फिक्स नहीं होता, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो उस तरह के डेटा को यदि मैनेज करनी है किसी कंप्यूटर में, तो उसके लिए कौन सा कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ेगी? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो जैसे आपका स्पीडोमीटर है, थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर ये आपका एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर हो जाता है। और यदि मैं बात करूँ लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन की, तो ये कौन सा कंप्यूटर है? तो डिजिटल कंप्यूटर है। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई कंटिन्यूस डेटा नहीं होती, यहाँ पे फिक्स होता है, हाँ या ना, यस या नो, ऑन या ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिजिटल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो दो तरह का हो गया डेटा हैंडलिंग के आधार पे, लेकिन एक तीसरा भी होता है डेटा हैंडलिंग के आधार पे। वो कौन सा होता है? तो एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में हम क्या करते हैं तो सपोज कीजिए आपको दोनों तरह का डेटा मिल जाएगा, एनालॉग डेटा भी मिल जाएगा और डिजिटल भी मिल जाएगा। तो दोनों तरह के डेटा को हैंडलिंग करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। अब यदि मैं देखूँ पर्पज़ के बेस पे, तो पर्पज़ के बेस पे कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। जनरल पर्पज़ क्या हो गया? तो जैसे कि आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, तो ये सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर हैं ना, वो सारे के सारे आपके जनरल पर्पज़ हैं, जो कि छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, टीचिंग, लर्निंग, वीडियो गेम प्लेइंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो देखनी हो, ऑडियो सुननी हो, तो ये सब जनरल पर्पज़ हो गया। लेकिन यदि कुछ कंप्यूटर देखो, तो जैसे कि आपका हाउस होल्ड अप्लायंस के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी ना किसी स्पेशल कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो जैसे कि सपोज कीजिए आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड ही वेदर का निकालने की कितना टेम्परेचर कौन सा कंट्री में है, तो वहाँ पे बहुत सारे डेटा हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे डेटा हो जाते हैं हमारे पास। उतना बड़ा डेटा को यदि हमें मैनेज करनी हो, तो वहाँ पे हमारा कोई जनरल यानी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप वहाँ पे काम नहीं आएगा। उसके लिए हमें चाहिए सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? तो एक तरह का स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। तो दो तरह का पर्पज़ के बेस पे हो गया। यदि मैं उसको डिवाइड करूँ साइज़ के बेस पे, तो साइज़ के बेस पे कंप्यूटर 4 प्रकार के हो जाते हैं। वो कौन कौन से टाइप हैं? तो पहला हो जाता है आपका सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन और फिर माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो मेनली 4 ही हम देखेंगे, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। माइक्रो में क्या हो गया? तो जो हम सब नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। लेकिन इससे भी जैसे मैंने बोला कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड निकालनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सुपर कंप्यूटर। जैसे कि क्रायोन, परम, ये सब क्या है? आपका सुपर कंप्यूटर है। लैपटॉप, डेस्कटॉप क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। लेकिन मेन फ्रेम क्या है? तो मेन फ्रेम एक ऐसा कंप्यूटर हो जाता है जिसका यूज़ हम किसी अलग अलग सेक्टर में यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए टेलीकॉम सेक्टर है। अब टेलीकॉम सेक्टर जैसे कि एयरटेल या जियो हो गया, तो एयरटेल जियो क्या कर रही है सिर्फ मुंबई में ही अपना वो सर्विस नहीं दे रही है, ऑल ओवर द इंडिया दे रही है, और कहीं कहीं तो अदर कंट्री में भी दे रही है। तो अपना उसका खुद का कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे कि TCL है, जियो है, आपका BSNL है, तो ये सब का कहीं ना कहीं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मैनेज करने के लिए वहाँ कौन यूज़ करना, किसका कंप्यूटर का यूज़ करना होगा? तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का, क्योंकि वहाँ पे कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप काम नहीं करेगा उतना बड़ा डेटा में को हैंडल करने के लिए। तो जैसे कि बैंकिंग भी आपका हो जाता है, जैसे SBI बैंक हो गया, बड़ौदा हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो वहाँ पे क्या है, तो किसी ने एक छोटे से जगह पे ना दे करके बल्कि ऑल ओवर दी इंडिया कर रहा है वो सर्वर। तो काफ़ी सारा डेटा है उसके पास, तो उस काफ़ी सारा डेटा को मैनेज करने के लिए वो क्या करता है, तो मेन फ्रेम का यूज़ करता है। ठीक है, अब एक होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या हो गया? आप सपोज़ कीजिए कोई सेक्टर ही ले लीजिए, जैसे टेलीकॉम, एयरटेल ही हम ले लिए,
तो एयरटेल के अंदर भी यदि मैं देखूँ तो काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं। यदि बैंक ही ले लूँ तो बैंक के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा, बिलिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के डेटा को हैंडल करने के लिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर का यूज़। ठीक है, किस तरह, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, अलग अलग तरह के कंप्यूटर हो गए, जैसे कि आपका सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग तरह के कंप्यूटर को देख लिया। ठीक है, अब लास्ट है आपका मैच द फ्लोइंग। इसको भी एक बार देख लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में था आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या था, तो सेकेंड जनरेशन में था आपका ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी था, तो वो था आपका आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन में था आपका माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन में था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्टकट में एआई बोलते हैं। और सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल कौन है, तो परम जो है आपका, वो परम क्या है, तो एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। परम हो गया, क्रैवन हो गया, सिद्धार्थ हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ तक यदि मैं देखूँ तो हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, हमने पूरा का पूरा टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का। ठीक है, तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव पे भी नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन वाज द नेपोलियन बॉन्ड डेवलप। नेपोलियन बॉन्ड जो था वो कब डेवलप किया गया था, 13 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में, 15 या फिर 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंचुरी में क्या किया गया था, तो नेपोलियन बॉन्ड्स का यूज़ किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, कब, तो 16 सेंचुरी में। जिसका यूज़ हम किस लिए करते थे, तो उसका यूज़ हम जोड़ घटाव गुणा के लिए करते थे। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो गया 16 सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये इंट्रोड्यूस करने वाली लेडी अदा लोवनेस है, जिन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम को डिफाइन किया था ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड के सामने सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, तो प्रोग्रामिंग किया था। प्रोग्रामिंग में उसने किस तरह का यूज़ किया, तो 01 का, जिसको 01 को ही क्या बोलते हैं, तो बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेडी अदा लोवनेस, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब, बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल है, तो परम जो था आपका, परम क्या था, तो एक तरह का सुपर कंप्यूटर था। उसके अलावा क्राइवन, सिद्धार्थ, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, तो सुपर कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। तो पार्ट ए हो गया कंप्लीट। अब जाते हैं पार्ट बी में, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड पास्कलाइन। तो ब्लेस पास्कल जी ने जो डिवाइस डेवलप किया था, जिसका नाम पास्कलाइन था, उन्होंने कब डेवलप किया था, तो 1642 में क्या किया था उन्होंने, डेवलप किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1642। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटेड द मशीन नेम डिफेंस इंजन। तो डिफेंस इंजन को डेवलप करने वाले कौन थे, तो डिफेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन हो, ये दोनों का दोनों तरह के इंजन डेवलप करने वाले चार्ल्स बेबेज जी हैं, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट इन 1946 बाय जॉन मॉची एंड प्रॉस्पर इकर्ट। तो इन दोनों के द्वारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप कौन सा किया गया था, तो मैंने बोला था कि दुनिया का पहला जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो एनिएक। एनिएक इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। तो याद रखेंगे आप लोग, एनिएक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 इंटेल डेवलप्ड डिफरेंट वर्जन ऑफ। तो इंटेल ने 1989 में क्या किया था, तो उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया था, डेवलप किया था। जैसे कि मैंने बोला था ना कि थर्ड जनरेशन में आपका आईसी और फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, जनरली आपका आईसी को ही इनबिल्ट कर दिया गया था माइक्रो प्रोसेसर में। तो माइक्रो प्रोसेसर यदि यूज़ किया गया है कंप्यूटर में, तो कोई ना कोई कंपनी तो होगी उसको बनाने के लिए। तो दुनिया का पहला ऐसा कौन सा कंपनी था जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था, तो उसका नाम था इंटेल। ठीक है, इंटेल ने क्या किया था, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को बनाना स्टार्ट किया था। उसके अलावा यदि मैं देखूँ तो उसके बाद काफ़ी सारे अलग अलग कंपनी ने स्टार्ट कर दिया माइक्रो प्रोसेसर को बनाना। ठीक, लेकिन शुरुआत जो किया गया था वो इंटेल के द्वारा ही किया गया था, जिसका सीरीज आता है i3, i4, i5, i7। तो ये सारे के सारे